कभी सोचा है कि किसी दौर को स्वर्ण युग क्या बनाता है? क्या सिर्फ दौलत और ताकत, या फिर कुछ और भी होता है? चलिए, आज एक ऐसे ही शानदार दौर की कहानी जानते हैं जिसकी शुरुआत एक ऐसे अजूबे से होती है जिसने आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़ा ये जो लौह स्तंभ है ना, ये कोई मामूली स्तंभ नहीं है। ये 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसे बनवाया था गुप्त वंश ने, एक ऐसे राजवंश ने जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज की सबसे बेहतरीन स्टील टेक्नोलॉजी भी कुछ सालों में जंग के आगे घुटने टेक देती है। तो फिर यह स्तंभ 16 सदियों से खुले आसमान के नीचे कैसे खड़ा है? मतलब ये सिर्फ एक स्तंभ नहीं, बल्कि अपने बनाने वालों की लाजवाब इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। अच्छा, इस स्तंभ का राज जानना है तो हमें उसी दौर में वापस चलना होगा जिसने इसे बनाया। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, देखते हैं कि कैसे एक महान राजवंश बना, वहां ज्ञान और कला कैसे फले फूले, उस स्वर्ण युग में आम लोगों की जिंदगी कैसी थी और आखिर में उस शानदार दौर का अंत कैसे हुआ। तो शुरुआत करते हैं इसी रहस्य से। यह जंग मुक्त स्तंभ हमें सीधा जोड़ता है गुप्त काल की टेक्नोलॉजी से। यह सिर्फ एक खंभा नहीं, बल्कि उस पूरे युग की वैज्ञानिक सोच और तरक्की का प्रतीक है। तो ये स्तंभ हमें ले जाता है गुप्त साम्राज्य में। ये वो दौर था जब कुषाणों की ताकत घट रही थी और एक नए राजवंश ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर 200 साल से ज्यादा राज किया, और इसी के साथ शुरू हुआ स्थिरता और समृद्धि का एक नया दौर। लेकिन जाहिर है, इस तरह की वैज्ञानिक तरक्की रातों रात नहीं होती। इसके लिए एक मजबूत और स्थिर शासन चाहिए होता है। तो सवाल ये है कि गुप्त शासकों ने इतना बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा कैसे किया? देखिए, इस साम्राज्य की नींव श्रीगुप्त ने रखी थी, पर इसे असली ताकत दी चंद्रगुप्त प्रथम ने। उन्होंने महाराजाधिराज का खिताब लिया, मतलब राजाओं के राजा। और फिर उनके बाद आए समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महान शासक, जिन्होंने न सिर्फ साम्राज्य को बढ़ाया, बल्कि उसे वो स्थिरता भी दी जिसकी उसे जरूरत थी। इनमें से समुद्रगुप्त तो बिल्कुल अलग थे। कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी, इसीलिए इतिहासकार उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। उनकी यही सैन्य ताकत वो नींव थी जिस पर पूरे साम्राज्य की स्थिरता और शांति टिकी हुई थी। लेकिन गुप्त शासक सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं, बल्कि प्रशासन में भी बहुत आगे थे। उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया। जहां मौर्य साम्राज्य में अफसरों को नकद सैलरी मिलती थी, वहीं गुप्तों ने उन्हें वेतन के बदले जमीन देना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज था। तो इस राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि ज्ञान और प्रतिभा का एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने इस युग को इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्ण युग बना दिया। जरा सोचिए, उस दौर में विज्ञान के स्तर पर था। महान खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने दुनिया को बताया कि पृथ्वी गोल है और वो सूरज के चक्कर लगाती है। और पता है, ये बात उन्होंने यूरोप के कोपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले कह दी थी। इसी सोच को सम्मान देने के लिए तो भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे वराहमिहिर। उन्होंने ये आइडिया दिया कि कोई तो ऐसी अनदेखी शक्ति है जो चीजों को धरती से चिपकाए रखती है। आज हम उसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी कहते हैं। ये दौर साहित्य का भी स्वर्ण युग था। इसी समय महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे अमर नाटक लिखे। दुनिया भर में जो पंचतंत्र की कहानियां मशहूर हैं, वो भी इसी दौर की देन है। और तो और हमारे महान ग्रंथ रामायण और महाभारत को भी इसी काल में उनका अंतिम लिखित रूप दिया गया। अगर कला की बात करें तो इस युग की सबसे बड़ी मिसाल हैं अजंता की गुफाएं। इन गुफाओं की दीवारों पर बुद्ध के जीवन की कहानियां बनाई गई हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हजारों साल बाद भी इन पेंटिंग्स के रंग आज भी उतने ही ताजा लगते हैं। और कला संस्कृति को ये सम्मान सीधे टॉप लेवल से मिलता था। गुप्त सम्राट खुद कला के बड़े प्रेमी थे। मिसाल के तौर पर सम्राट समुद्रगुप्त को कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो संगीत से उनके गहरे लगाव को साफ दिखाता है। अच्छा, ये तो हुई महान राजाओं, वैज्ञानिकों और कलाकारों की बात। लेकिन उस स्वर्ण युग में एक आम इंसान की जिंदगी कैसी थी, इसका सबसे अच्छा जिक्र हमें एक चीनी बौद्ध भिक्षुक की डायरी में मिलता है। एक चीनी यात्री थे फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज में भारत आए थे। उन्होंने जो लिखा वो वाकई हैरान कर देता है। उन्होंने लिखा कि लोग बहुत खुशहाल और अमीर थे और पूरे राज्य में चोरी चकारी जैसी घटनाएं तो सुनने में ही नहीं आती थीं। हर तरफ शांति थी।
फाहियान ने जो बताया वो किसी सपनों के समाज जैसा लगता है। सोचकर देखिए, एक ऐसा राज्य जहां टैक्स ना के बराबर थे, जहां किसी भी जुर्म के लिए मौत की सजा नहीं थी और जहां हर नागरिक के लिए मुफ्त अस्पताल थे। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन इतिहास का नियम है, कोई भी स्वर्ण युग हमेशा नहीं रहता। तो फिर सवाल उठता है कि इतने महान और खुशहाल साम्राज्य का अंत कैसे हो गया? इसकी सबसे बड़ी वजह बने बाहरी हमले। मध्य एशिया से हुणों ने साम्राज्य पर बार बार हमले किए। हालांकि स्कंदगुप्त जैसे ताकतवर राजाओं ने उन्हें कई बार हराया, लेकिन उनके बाद के शासक इन हमलों को झेल नहीं पाए और धीरे धीरे ये महान साम्राज्य बिखर गया। साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। और यही बात हमें समझाती है कि इस स्वर्ण युग का असली सोना सिर्फ धन दौलत नहीं था, बल्कि विज्ञान, साहित्य और कला का वो अनमोल खजाना था जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। और ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है। गुप्त साम्राज्य की ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी युग की महानता क्या सिर्फ उसकी सैन्य ताकत या दौलत से नापी जानी चाहिए, या फिर उसके विचारों और ज्ञान की उस विरासत से जो कभी नहीं मरती।